हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, डोंट गिव अप, फाइंड अ वे। यानी कि आपको अपना वो रीज़न याद रखना है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। अगर वो रीज़न स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रखेगा। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे काला राम टेम्पल। यहाँ पे पीएम मोदी ने विजिट किया है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी न्यूज़ में डिस्कस किया गया है। इसका वैल्यू एडिशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अ ग्रीन फिस्कल ब्लूप्रिंट, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को लिंक किया गया है क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, इसीलिए ये वाला एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सॉल्यूशंस बताए गए हैं। आपको अपना एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट ही दिखाना होता है एग्जामिनर को, आंसर्स के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, देखेंगे इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज, उससे पहले देखेंगे फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इसी का ये वैल्यू एडिशन यहाँ पे मिलता है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये मैं आपको काफ़ी दिनों से कवर करवा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज यहाँ पे पढ़ेंगे। दिव्य कला मेला इम्पॉर्टेंट है। ये दो न्यूज़ पीआईबी से ली गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं छोड़नी है। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ नासिक काला राम टेम्पल विजिटेड बाय पीएम मोदी, यानी कि पीएम मोदी ने विजिट किया है महाराष्ट्र में नासिक के एक टेम्पल में, जिसे कहते हैं काला राम टेम्पल। यहाँ पे इसे काला राम टेम्पल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो आइडल होते हैं ना, राम लक्ष्मण सीता, उनका कलर, उनका जो रंग है वो काला दिखाया गया है। ठीक है, काला राम टेम्पल कहाँ है? बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फैक्चुअल क्वेश्चन में या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है कि कुछ टेम्पल्स के नाम उन्होंने पूछ लिए और वो पूछ लेंगे कि कौन से रिवर के पास स्थित है। ठीक है, इसीलिए ये वाली चीज़ याद रखनी है। पंचवटी एरिया जहाँ पे 14 साल का वनवास लिया था उन्होंने। ठीक है, वहाँ पे भी उसमें से पंचवटी भी उन्होंने विज़िट किया था। ठीक है, राम लक्ष्मण एंड सीता माँ ने। द टेम्पल इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ लैंडमार्क एजिटेशन लेड बाय बाबा साहेब अम्बेडकर। जो भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट किया था। ठीक है, वो इसी टेम्पल से स्टार्ट किया गया था, यानी कि दलितों को यहाँ पे एंट्री दिलवाई थी 90 ईयर्स एगो। इन 1930 बी आर अम्बेडकर, जो एक मराठी टीचर, सोशल एक्टिविस्ट पंडुरंग सदाशिव साने, नोन एज द साने गुरुजी, ये चीज़ ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। लेड एन एजिटेशन टू डिमांड एक्सेस ऑफ फॉर दलित्स टू हिंदू टेम्पल। ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, क्योंकि दलितों को क्या था? एंटर नहीं करने दिया जा रहा था टेम्पल्स में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसका विरोध करते हुए टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया गया। और मार्च 2 1930 यहाँ पे एक लार्ज प्रोटेस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय भीमराव अम्बेडकर। काला राम मंदिर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे गर्भगृह में जो राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति रखी गई है, उन्हें काला दिखाया गया है। ठीक है, काला रंग रूप उनका दिखाया गया है। टेम्पल बिल्ट किया गया था इन 1972 विद द एफर्ट्स ऑफ वन सरदार रंगराव ओढेकर के द्वारा ये टेम्पल का निर्माण किया गया था। यहाँ पे 14 स्टेप्स है। 14 स्टेप्स क्या दिखाता है? 14 वर्ष ऑफ वनवास। ठीक है, 14 वर्ष का वनवास लिया था वही। और 84 पिलर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, पिलर्स हैं 84 और जो स्टेप्स हैं वो मिलेंगे 14। 84 पिलर्स दिखाते हैं कि कैसे जो 84 लाख स्पीशीज़ कहा जाता है ना, 84 लाख योनियों को पार करते हुए मनुष्य का जन्म मिलता है,
वो चीज़ यहाँ पे शो की गई है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे CPI डाटा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन रिलीज डाटा जो शो करता है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो उसने ग्रो किया है बाय 5.7%। यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन को समझना, होलसेल प्राइस इंडेक्स को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है। ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस है, जो हम रिटेल में ज़्यादातर चीज़ें लेते हैं, उसमें जो प्राइस का इजाफा हुआ है उसे बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन डाटा इज क्रिटिकल टू पॉलिसी मेकिंग। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी CPI को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाता है। टेक्स इनटू अकाउंट व्हेन इट्स डिसाइड वेदर टू रेज, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाने हैं या कम करने हैं, वो CPI को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। What is the wholesale price index? Wholesale price index क्या होता है? Changes in the prices of goods sold and traded in bulk by wholesale businesses, जो बहुत सारी अमाउंट में जो परचेज करते हैं बिजनेस पर्सनस। ठीक है, उसके प्राइस में इजाफा अगर देखा गया है या उसके प्राइस की मेज़रमेंट के लिए जो इंडेक्स होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। बेसिक डिफरेंस याद रखना ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स का ये बहुत बेसिक टर्म है। पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। ठीक है, बट इसका एक मेजर क्रिटिसिज्म क्या है कि जो जनरल पब्लिक है वो होलसेल प्राइजेस में ही नहीं लेती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सारे जो भी गुड्स ले रही है वो होलसेल प्राइस में ले रही है, ज़्यादातर हम रिटेल में चीज़ें लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, रिटेल प्राइस इंडेक्स पे या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे शिफ्ट किया गया। उसे एक अब मेजर क्या है, एक मेजर इंडेक्स को देखते हुए पॉलिसीज़ अब बनाई जाती हैं। बेस ईयर इसमें ध्यान रखना है, ऑल इंडिया बेस ईयर फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, 2004 to 5 था, अब उसे रिवाइज किया गया 2011 to 12 इन 2017। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि 2017 में इसका जो बेस प्राइस है वो चेंज किया गया, यानी कि इस टाइम के ज़माने से क्या करेंगे, मीज़र करेंगे इन्फ्लेशन को। ठीक है, इसे बेस ईयर कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे, प्राइस चेंजेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर, ये रिलीज़ किया जाता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। CPI calculates the difference in the price of commodities, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जो हम रिटेल में परचेज करते हैं उसके प्राइस को मेज़र किया जाता है इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, इंडेक्स में शो किया जाता है। सब ग्रुप्स होते हैं उसमें, फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर, यानी कि इन सब के प्राइजेस जो मेज़र किए जाते हैं वो सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है, यानी कि ये इकोनॉमी का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी एक एवरेज सिटीज़न का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ CPI होते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, रूरल लेबर्स, अर्बन रूरल कंबाइंड। फर्स्ट 3 कंपाइल किए जाते हैं बाय लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट 3 इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर। ठीक है, ये किसके द्वारा कंपाइल किए जाते हैं, लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बात भी ध्यान रखनी है। फोर्थ वाला जो CPI रूरल अर्बन है वो कंबाइंड जो रिलीज़ किया जाता है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा शेयर किया जाता है इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका बेस ईयर क्या है, 2012 है।
रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीज अ न्यू सीरीज़, एक न्यू सीरीज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसका बेस ईयर क्या है 2016। अभी रिसेंटली ये जारी करने लगे हैं कि कौन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मॉनिटरी पॉलिसी यूज़ करती है सीपीआई डाटा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीपीआई को यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एक की मेज़र समझा इन्फ्लेशन का, ठीक है, कि इन्फ्लेशन को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेज़र किया जाएगा और इसको मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ सोची जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे अ ग्रीन फिस्कल ब्लूप्रिंट। ये एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 3, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट भी है और इकोनॉमिक्स भी है, दोनों को लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि जीएस पेपर 1 में लास्ट ईयर क्या था, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या था कि साउथ वेस्ट मानसून को, जो भोजपुर रीजन है वहाँ पे, उसे ये पुरवाइयाँ क्यों कहते हैं, ठीक है, और उसे कल्चर से लिंक कर दिया गया था। जीएस पेपर 1 का पार्ट है दोनों, ज्योग्राफी भी एंड कल्चर भी। वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट को मिक्स करते हुए, ठीक है, लिंक करते हुए। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। जो फाइनेंस कमीशन है, जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये जो एडवाइस करती है कि आपको ऐसे ग्रांट से नीड देनी है या फिर ऐसे आपको फंड्स डिसबर्स करने हैं, वो ज़रूरी है कि वो क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखते हुए या क्लाइमेट रिलेटेड जो परफॉर्मेंस होती है उनको ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को फंड दे, ताकि हम साथ साथ रेवेन्यू से क्लाइमेट चेंज को भी टैकल कर सकें। Forest resources and their conservation directly impacts the revenue capacities, right, and expenditure needs of the state। यानी कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे रेवेन्यू पे कहीं ना कहीं असर डालते हैं। वेयर फिस्कल फेडरलिज्म, अब जब फिस्कल फेडरलिज्म की बात आती है तो किसको देखा जाता है, किसकी तरफ देखा जाता है, फाइनेंस कमीशन की तरफ, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फिस्कल फेडरलिज्म इन द कंट्री। हैज़ इन द पास्ट प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स टू स्टेट, यानी कि पास्ट में इन्होंने क्या किया है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं स्टेट्स को ताकि वो मेंटेन कर सकें फॉरेस्ट कवर। इन नवंबर लास्ट ईयर 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया टू टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स फॉर 2026 to 31, 5 ईयर के लिए किया जाता है। दिस कम्स एट अ क्रिटिकल टाइम, वो क्रिटिकल टाइम जब इंडिया के कुछ कमिटमेंट्स हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, मल्टीलेटरल वो प्लेटफॉर्म्स पे, कि हम क्लाइमेट चेंज से ऐसे डील करेंगे। इंडियाज़ पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट क्या है, नेसेसिटेट्स द रिडक्शन ऑफ GHG इमिशंस by 30 to 35% and building an additional carbon sink 2.5 to 3 billion tons of CO2 को कार्बन सिंक बनाया जाएगा बाय 2030। अब ये जो कमिटमेंट्स हैं इसमें स्टेट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। ग्रीन हाउस गैस को इमिट करने में अगर स्टेट पार्टिसिपेट करेगी तो ये चैलेंज ना, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज या जो क्लाइमेट चेंज से वेगरीज रिलेटेड है उसका चैलेंज क्या होता है, होलिस्टिकली टैकल किया जा सकता है बाय इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स। 16th फाइनेंस कमीशन, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन कैन बी पिवटल इन क्रिएटिंग द बेसिस फॉर दीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टू सक्सीड, ठीक है। यहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन का रोल, एक बहुत मेजर रोल प्ले होगा फाइनेंस कमीशन का, कि अगर वो क्लाइमेट चेंज की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, आपको ये सॉल्यूशंस नोट करने ज़रूरी हैं अपने आंसर के लिए भी एंड इंटरव्यू के लिए भी। फर्स्ट, बाय मेकिंग क्लाइमेट वुलनरेबिलिटी एंड इमिशन इंटेंसिटी अ की पैरामीटर फॉर टैक्स डिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि इमिशन कितना हो रहा है
ओके। क्या कैसी क्लाइमेट वुलनरेबिलिटी है, जैसे कि कोई कोस्टल एरिया है जो, या फिर कोई ऐसा स्टेट है जो बाढ़ से पीड़ित रहता है या जो सूखे से पीड़ित रहता है, उन्हें टैक्स डेवोल्यूशन की अच्छे से नीड होगी, उन्हें एक्सपेंडिचर की नीड होगी ताकि वो डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से। अगर फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करे तो इस बारे में सोचा जाएगा कि जो स्टेट्स इन वुलनरेबिलिटीज से जूझ रहे हैं उन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें फंड की ज़रूरत है। सेकेंड, फाइनेंस कमीशन कुड लुक एट द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड यानी कि क्लाइमेट स्पेसिफिक कैसे एक्शंस हैं, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस है, ठीक है, उस हिसाब से क्या हो, फंड दिया जाए। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स आर की एक्शंस आर क्रिटिकल टुवर्ड्स achieving objectives of India's nationally determined contribution and sustainable development goal, यानी कि परफॉर्मेंस स्पेशली सेक्टर स्पेसिफिक दिया जाए। इमिशन रिडक्शन क्या रिक्वायर करता है? Emission reduction requires the decarbonization of energy and transport sector, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज यहाँ से रिलीज होती हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में चाहिए। एंड नजिंग पीपल टू मेक लाइफ स्टाइल चेंजेस। अब देखेंगे आप कि मास कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लोगों को नए नए कपड़े, नई नई गाड़ियाँ एंड काफ़ी जो कंज्यूमरिस्टिक लाइफ स्टाइल है उसकी तरफ पीपल अब बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वो ग्रीडी चीज़ अब आने लग गई लोगों के अंदर। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था कि धरती के पास नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ है, पर ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लिखते हैं हम ऐसे में, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये मास कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है वो भी क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने में या अदर ग्रीन हाउस गैस को इमिट करने में सिटीजन्स का रोल यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाके कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए ना, इस पे भी स्टेट्स को ध्यान देना चाहिए। मैंग्रोव रिस्टोरेशन के लिए, ठीक है, मैंग्रोव जो बिल्कुल क्रिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है हमारे, ठीक है, उनकी भी देख रेख ज़रूरी है, उनका भी रिस्टोरेशन ज़रूरी है, क्योंकि फ्लड हो या फिर सुनामी हो या फिर साइक्लोन हो, इन सबसे पहले डील कौन करते हैं? मैनग्रोव्स। तो एक शेल्टर, एक शील्ड की तरह काम करते हैं वो, इसीलिए उनका रिस्टोरेशन भी ज़रूरी है। फाइनेंस कमीशन हैज़ टू फाइंड वेज, यानी कि वो कैसे इकोलॉजिकल चैलेंज, बढ़ते हुए इकोलॉजिकल चैलेंज को टैकल करने के लिए पार्टिसिपेट करे कंट्री में, इसके लिए उसे वेज फाइंड आउट करने होंगे। मोरओवर पॉलिसी मेकर्स आर इक्विप्ड विद पॉल्यूशन इन्वेंटरीज एट डिफरेंट लेवल। रिमोट सेंसिंग डाटा चाहिए, ठीक है, सबसे पहले डाटा होने चाहिए अपने पास, उससे फिर क्या होती है, पॉलिसीज़ बनती हैं। हेल्प एसेस द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड अंडरस्टैंड फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे ये कंक्लूजन में आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर फाइनेंस कमीशन को क्लाइमेट चेंज से लिंक करके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ मेंशन करेंगे अपने कंक्लूजन में। द कंट्री रिक्वायर्स अ फिस्कल ब्लूप्रिंट that harmonizes economic growth with environmental imperatives. The 16th Finance Commission is the best place institutional mechanism, यानी कि क्लाइमेट इम्परेटिव से डील करने के लिए कैसे फाइनेंस कमीशन आगे आ सकता है, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेस्ट प्लेस्ड इंस्टीट्यूशन है, ये आप बताएंगे कि फाइनेंस कमीशन का रोल एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए।
पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अपॉइंट करती है फाइनेंस कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 16th फाइनेंस कमीशन बनाई गई है इन परस्यूएंस टू आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल याद रखने हैं, आरओ में सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। इस बार कौन है, डॉक्टर अरविंद पनागरैया। ये एक फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, इन्हें चेयरमैन घोषित किया गया है। फाइनेंस कमीशन, ये वाली लाइंस आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है इन शेपिंग द फिस्कल फेडरलिज्म एंड डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडिया। ये रिकमेंड करती है कि कैसे फंड को या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सेंटर्स एंड स्टेट के बीच में। इसे कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ फंड, ठीक है। और अमंग द स्टेट्स, जो इतने सारे स्टेट्स हैं ना इंडिया में, उनके बीच में कैसे फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बांटा जाए ताकि एक इक्विटी आ सके, एक अपफेलिंग ऑफ कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक कोऑपरेशन आ सके, ठीक है। इसे कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉरी ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि स्टेट्स के बीच में, ये सारे स्टेट्स हैं इनके बीच में कैसे फंड्स को डिस्बर्स किया जा रहा है, ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल। और यूनियन और स्टेट के बीच में होगा वर्टिकल। पीरियड ऑफ 5 ईयर यानी कि 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है जो मैटर्स रिलेट करते हैं पब्लिक फाइनेंस से, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, जैसे कि फिस्कल कंसोलिडेशन, डेट मैनेजमेंट। ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन के रोल को दर्शाने के लिए। ये कीवर्ड आप लिख के आएंगे, ठीक है। लोकल बॉडीज, डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ एजुकेशन, जस्टिस डिलीवरी, स्टैटिस्टिकल सिस्टम एटसेट्रा, यानी कि इन सब से रिलेटेड जो भी फंड होगा वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। बनाई जाती है आर्टिकल 280 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर 5 साल पे इसका गठन किया जाता है, ठीक है। ये वाला मैंने बता दिया कि कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में ये बांटता है। ग्रांट्स इन एड है इसका, एडिशनल ट्रांसफर्स टू स्पेसिफिक स्टेट, यानी कि उनकी जो नीड है असिस्टेंस की या फिर रिफॉर्म की जो नीड है, किसी कुछ स्टेट्स ना हमारे यहाँ रीजनल डिस्पैरिटी है, स्पेशली जैसे कि कुछ फैक्टर्स, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ रीजन्स को इंडस्ट्रियली आगे बढ़ाया, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। कुछ रीजन्स पीछे रह गए। ग्रीन रेवोल्यूशन आप देखेंगे कुछ रीजन्स में हुआ ही नहीं, ठीक है, वहाँ तक ग्रीन रेवोल्यूशन पहुँचा ही नहीं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हो गए। और यहाँ पंजाब हरियाणा के एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत सक्सेस पाई है। तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनसे भी टैकल करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रांट्स इन एड को दिया जाता है। इसकी जो रिकमेंडेशन है ये बाइंडिंग नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। However, they are usually accepted with minor modifications or deviations, ठीक है। माइनर मॉडिफिकेशंस करके यूनियन गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करती है। यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाई करती है एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशंस थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ऑल्सो टेबल्स एंड एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप्स जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किए थे जो सरकार के द्वारा नहीं लिए गए या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लिए गए, उससे रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन वाला मेमोरेंडम पार्लियामेंट में रखा जाता है कि आखिर क्यों नहीं लिया गया है, ठीक है। ये मेमोरेंडम यहाँ से दिख रहा होगा कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है यूनियन गवर्नमेंट की, कि वो रीज़न बताए कि आखिर ये वाली जो रिकमेंडेशन थी वो क्यों नहीं ली।
Implementation and monitoring recommendations are done by various ministries, departments, depending on the subject matters and the conditions attached to the transfer. अब challenges इससे related देखे जाते हैं कि data gaps and quality issues है, ठीक है। कभी कभी जो डाटा होता है वो इनकम्प्लीट, इनकन्सिस्टेंट एंड आउटडेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फॉर इंस्टेंस नो रिलायबल डाटा है, किससे रिलेटेड, ऑन इंटर स्टेट ट्रेड फ्लो, यूनिट कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ये वाले चैलेंजेस भी आप मेजर आप बोलेंगे इंटरव्यू में, ठीक है, जब चैलेंजेस पूछा जाएगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर्स, अब जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं ना, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, सिविल सोसाइटी, ये ना कुछ प्रेशराइज करती हैं अपनी जो डिमांड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करवाने के लिए। फाइनेंस कमीशन को प्रेशराइज किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट्स ना स्पेशल कैटेगरी की मांग कर रहे हैं, ठीक है। वो इसीलिए मांग कर रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन की तरफ से उन्हें वो मतलब उनकी तरफ देखा मतलब दृष्टि मिले, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस देखेंगे, यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये फाइनेंस कमीशन को इंश्योर करनी होती हैं कि ये फिजिबल रहें, एक्सेप्टेबल रहें एंड इफ़ेक्टिव रहें, और जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे फुलफ़िल करने में सक्षम हो। रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हो रही है, इसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता फाइनेंस कमीशन का। ये इनकी रिकमेंडेशन क्या होती है, नॉन बाइंडिंग होती है। वे फॉरवर्ड इन्हांस फिस्कल ऑटोनॉमी एंड इक्विटी। फिस्कल ऑटोनॉमी एंड इक्विटी का मतलब क्या होता है, स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं ना, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज देनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि इफ़ेक्टिव रीजनल डेवलपमेंट हो सके। इक्विटी पे ध्यान रखना ज़रूरी है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, कुछ एफर्मेटिव एक्शंस उन स्टेट के लिए जो पीछे छूट गए। They should also ensure a fair and transparent distribution of resources among states, यानी कि कैसे ध्यान रखना है कि एक पारदर्शी रूप से क्या करे, फंड्स को या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यहाँ पे एनकरेज करना चाहिए यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि फिस्कल कंसोलिडेशन पे ध्यान दें। डेट सस्टेनेबिलिटी मतलब कोई स्टेट या फिर यूनियन ऐसे कर्जे में ना डूब जाए। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन चाहिए, एक्सपेंडिचर रेशनलाइजेशन चाहिए। रेवेन्यू मतलब मोबिलाइजेशन क्या होता है, टैक्सेशन, इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम हो कंट्री का जिसके तहत रेवेन्यू को अच्छे से मोबिलाइज किया जा सके। एक्सपेंडिचर रैशनलाइज, जैसे कि कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिस पे फालतू का पैसा जाता है, उतनी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं की जाती एट द ग्राउंड लेवल, ओके। तो उन स्कीम्स को हटा के या फिर काफ़ी सारी स्कीम्स को एक अम्ब्रेला स्कीम्स के अंडर ला के क्या किया जाए, एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज किया जाए। प्रायोरिटी सेक्टर पे ध्यान दिया जाए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और यही चीज़ें हैं जो ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में काम आएगी, ठीक है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट आप लोग ऐड कर सकते हैं और इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में काम आएगी। इश्यूज़ एंड चैलेंजेस को क्या करना है, एड्रेस करना है। ध्यान रखना होता है किसी फाइनेंस कमीशन को कंट्री इन द वर्ल्ड यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक सिनारियोज को ध्यान रखना होता है। जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जैसे कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, कोविड-19 पेंडेमिक था, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं ना, उनसे रिलेटेड क्या करना है, फाइनेंस कमीशन को ध्यान देना है इन सब पे भी। एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज़ टू एनहांस कोऑपरेटिव यानी कि सारे स्टेट साथ में रहे, एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म कि मैं अच्छा करूँगा तो मुझे और फंड मिलेगा, ये स्टेट्स के बीच में आना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, एनालिटिकल एंड एडवाइजरी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। रिलायबल अपडेटेड डाटा सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज से क्या करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए। इन्हांस देयर कम्युनिकेशन एंड आउटरीच स्ट्रैटेजी,
अवेयरनेस क्रिएट करनी है एंड कंसेंसस अमंग वेरियस एक्टर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे अटल सेतु। अटल सेतु ब्रिज बताया था कहाँ मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। ये 22 किलोमीटर अटल सेतु है। यहाँ पे पीएम मोदी ने बोला है कि अटल सेतु क्या है, पिक्चर है डेवलप्ड इंडिया की। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है ये बात भी ध्यान रखनी है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक विच इज़ फॉर्मली बीन डिराइव्ड नेम्ड एज अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहवा सेहवा अटल सेतु। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी पे इनका नाम रखा, इस ब्रिज का नाम रखा गया अटल सेतु करके। नेक्स्ट ये न्यूज़ पीआईबी से ली गई है। दिव्य कला मेला का इनॉग्रेशन किया गया नागपुर में। ये छोटा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है अगर आप ये यूपीपीसीएस जो आ रहा है ना उसे आप देना चाहते हैं तो। किसके लिए था, दिव्य से आपको याद रखना है दिव्यांगजन। ठीक है, जो अक्रॉस द कंट्री दिव्यांगजन हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, हस्तशिल्प जो चीज़ें हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनका मेला यहाँ पे लगाया गया है नागपुर में। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, जीएस पेपर 1 या फिर जीएस पेपर 2 में भी है, वीकर सेक्शन में आते हैं दिव्यांगजन। ठीक है, ये आप एक स्टेप ले सकते हैं कि रिसेंटली दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके तहत दिव्यांगजनों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स सामने आएंगे और उन्हें एम्पावरमेंट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंडियाज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये ग्रो हुआ है बाय 2.4% इन नवंबर 2023। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू एडिशन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्री से बनती हुई जो प्रोडक्शन है उसका इंडेक्स बनाना। ठीक है, वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। It is compiled and published monthly by National Statistical Office। ये भी चीज़ आप सबको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कोर इंडस्ट्रीज़ हो गई जिसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। कोर इंडस्ट्रीज़ क्या है, दे कंप्राइज 40.27% वेट ऑफ आइटम्स। कोर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज किसे दी गई है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को। इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इन सब में क्या है, ये कोर इंडस्ट्रीज़ है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके नाम भी याद रखने हैं एंड सीक्वेंस भी याद रखना है। इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ ब्रॉड सेक्टर्स होते हैं जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। यूज्ड बेस्ड फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बेस ईयर मैंने आपको बताया था, बेस ईयर क्या होता है, राइट, वो इसमें कितना है 2011 to 12। ये याद रखना है, स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं मंडे को। कल संडे है, कल आपका रिवीजन डे है। मैंने वीक में जितना भी पढ़ाया है उतना आप सब कुछ रिवाइज करेंगे बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस स्पेशली इन दिस एग्ज़ाम। रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये बात पक्की है। इसीलिए आपको सिर्फ पढ़ते ही नहीं चले जाना, आपको रिवाइज भी करते रहना है। इसीलिए मैं संडे की छुट्टी देती हूँ आप सबको कि क्या करना है, रिवाइज करना है। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट पढ़ाया है ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, जिसकी मैं ये टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी। लिंक इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो आप रिवाइज कर सकें बार बार। पीडीएफ्स नहीं खुलती बाद में, ठीक है, और ना बार बार गूगल खुलता है। इसीलिए क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, चाहे आप ई नोट्स बनाएं चाहे हैंड रिटन बनाएं, बट पढ़ना ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।